अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद। ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस अक्सर सुना जाता है कि कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फिर मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ। इस एक सेंटेंस के पीछे वजूहात क्या हो सकती है, क्यों मेंटली डिस्टर्बेंस होती है हमें। अक्सर ये भी सुना जाता है कि कोई इंसान मेंटली सिक है, डिप्रेशन में मुब्तला है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अगर ओवरऑल दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में इस वक्त 11% लोग यानी कि 729 मिलियन लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं और मेंटल इलनेस का शिकार हैं। और अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त ये रेशो 10% है, यानी कि 10% लोग पाकिस्तान में इस वक्त मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी के पीक पे जा चुके हैं इस वक्त। और आई थिंक इसके बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स ये हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है कॉमन कर दिया है। अगर जॉब के हवाले से देखा जाए, अगर प्रोफेशनल लोगों को देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में कंपैरिजन एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर बच्चों को देखा जाए, आजकल स्कूल के बच्चों को भी डिप्रेशन होने लगा है और बहुत कॉमन है। इसका रीज़न ये होता है, अक्सर पेरेंट्स जो है वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि फ़लाँ के बच्चे ने तुमसे अच्छा ग्रेड लिया है और तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एहसास शायद नहीं होता, लेकिन आपके बच्चे या फिर बाकी लोग जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा जो आसपास का माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो इस पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आज ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम में और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मुबीना सहर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट हैं और करियर काउंसल भी हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम भी करती हैं। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि आप मेडिकल टर्म के हिसाब से मेंटल इलनेस को डिफ़ाइन करें। अगर हम मेडिकल टर्म के लिहाज से बात करते हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ बाय बर्थ होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल है, और कुछ इन्वायरमेंटल से है तो हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और कुछ सोशल रिलेटेड होता है। जब सोसाइटी में उनको लोगों का कनेक्शन होता है, बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो फिर उनको एक एक्शन आता है जिसमें से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिससे वो फील करते हैं डिफरेंट। तो अगर हम देखें मेडिकल टर्म्स में तो दैट इज़ डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल, यू कैन से। ठीक है। तो उसमें समहाउ वो उनका एजुकेशनल साइड भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अगर अपनी एजुकेशनल साइड में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा देखा है, या फिर उनके एनवायरनमेंट में उनको ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से उन्होंने कोई डिफ़िकल्टी फेस की है, या फिर उनका बाय बर्थ या फैमिली में कोई ऐसा सिम्टम रन कर रहा है जिसकी वजह से। तो साइकोलॉजिकली तो अभी तक एग्जैक्टली हमको ये चीज़ नहीं कह सकते कि दिस इज़ द रीज़न फॉर मेंटल हेल्थ। जी। इट कैन बी एनी टाइम, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न। वो किसी भी कॉज से हो सकता है, वो छोटी सा कॉज भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा कॉज भी हो सकता है। तो ओवरऑल इज़ दिस कि आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं और किस तरीके से उसको आप समझते हैं। बेसिकली तो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास अगर कंसल्ट किया जाए तो डायग्नोस किस तरह किया जाता है कि अगर कोई इंसान जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार है तो वो डायग्नोस किस तरह होगा? बेसिकली तो कुछ लोग खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में तो इट इज़ वेरी कॉमन कि वहाँ पे जितनी भी फर्म्स हैं वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाता है जस्ट टू डील विद देयर बिहेवियरल इश्यूज़। जी। और फैमिलीज़ में तो ज़्यादातर अगर हम अपना पाकिस्तान का एनवायरनमेंट देखते हैं तो उसमें तो कहते हैं कि भाई कुछ टाइम गुजर जाएगा तो आपको जो ज़िंदगी के तो रवैयात हैं या जो स्ट्रगल्स हैं वो आपको सिखा देंगी। लेकिन उसमें हर बंदे की अपना एक मूड स्विंग्स होते हैं, अपनी एक लाइफ का एक पैटर्न होता है जिसके बेस पे वो जीता है या समझता है। अब वो किस तरीके से रह रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा खामोश है। मोस्टली लोग नहीं पूछते कि वाई यू आर सो क्वाइट, क्यों चुप बैठे हो, या फिर बहुत ज़्यादा बोलता है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा करना। तो समहाउ इन सब फैक्टर्स के बैकग्राउंड में एक रीज़न होती है। ठीक। या तो वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, दे आर स्टार्टिंग एक्सप्रेसिंग डिफरेंट थिंग्स, जी। या फिर वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते। सही। तो मोस्टली अगर हम
अपने प्रोफेशनल सर्किल में होते हैं या एजुकेशनल सर्किल में होते हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, तो वो इतना डीपली नहीं इसको जज करते कि इस अगर बंदे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो द फर्स्ट स्टेप, अगर आप किसी को डायग्नोज करना चाहते हैं कि अगर एक बंदा 7-8 दिन से या उसको एक हफ्ते से ज़्यादा ऐसा हो कि वो नॉर्मल रूटीन से हट के आपसे कुछ डिफरेंट बात कह रहा है, वो बिल्कुल अलग बात कह रहा है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन से खा पी नहीं रहा या बात नहीं कर रहा, या वो अगर आपको डिफरेंट आंसर दे रहा है या आपको अलग अलग सी बातें पूछ रहा है, तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। ठीक है। वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है फिर वो बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल होके वो बायोलॉजिकल में चला जाता है। ठीक। तो क्या इमोशंस के बिहाफ पे आप इसको जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं? अगर कोई इंसान, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है या बिल्कुल चुप हो चुका है, तो इमोशंस के या फिर एक्सप्रेशन के बिना पे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं इजीली? कम्प्लीटली इमोशंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई बायोलॉजिकल रीजंस होती हैं या फिर आप जिस इन्वायरमेंट में होते हैं वो कुछ सर्टेन टाइप का होता है। जैसे कोई वर्क इन्वायरमेंट प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है, तो आपका मूड स्विंग हो जाता है कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए होगा या 1-2 दिन के लिए होगा। लेकिन अगर वो इससे लास्ट करता है तो फिर आप कह सकते हैं यहाँ भी, अगर इस बंदे को कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई बीमारी नहीं है खुदा ना खास्ता, तो इसके साथ कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। अगर वो एक्सीड कर जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए और वो डेवलप होता रहे तो फिर वो सीवियर हो जाता है। सही। तो बेसिकली इमोशंस को अगर हम वाइड रेंज में देखें, उसको हम ब्रॉडली करके देखें, तो उसमें अगर आप हंसना, बहुत आप खुश मिजाज इंसान हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं और आप एकदम से खामोश रहना शुरू कर दें, या आप एकदम से डिटैच होना शुरू हो जाएं लोगों से, आप बात कम करना शुरू कर दें, उनसे बात ना करें, कम बोलें, कम बुलाएं, या फिर आप देखें वो पर्सन बहुत गुस्सा कर रहा है, एकदम से रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली समहाउ इट इज़ इमोशंस। लेकिन आप उसको एग्जैक्टली इमोशंस भी नहीं कह सकते, क्योंकि समहाउ इंटरनल चेंजेस या मेंटल चेंजेस आप बाकायदा से बाय फेस उसको डायग्नोज नहीं कर सकते, उसके कुछ सर्टन लेवल्स होते हैं। तो आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए काउंसलर के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ। आप 1 या 2 सेशन लेके आपके वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? बेसिकली साइकेट्रिस्ट इज़ द लास्ट स्टेज, जब बंदा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से पहुंच के एक ऐसे स्टेज पे चला जाता है कि जब वो किसी पर्सन की बात को कोप अप नहीं करता या समझ नहीं पाता है, तो फिर क्या होता है कि उसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी होती है। अब मेडिसिन जहाँ रिक्वायर्ड होती हैं तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट, जहाँ पर आपको मेडिकेशन दी जाती है। साइकोलॉजिस्ट इज़ बेसिकली अ काउंसलिंग, ठीक है, जहाँ पे आपकी बात बाय टॉकिंग, बाय आस्किंग, क्वेश्चनिंग, कुछ थेरेपीज़ के थ्रू उसको हील किया जा सकता है, बट उसमें मेडिसिन नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन नहीं दे सकते, बट देयर आर सम टेक्निक्स, मेथड्स होते हैं जिसकी बेस पर हम उस क्लाइंट को कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं जिस पे वो अपनी लाइफ को एक अच्छे बेटर तरीके से रहना या चलाना सीख जाता है। बट साइकेट्रिस्ट इज दिस के अगर उस बंदे को कोई अननोन सी, इनविजिबल सी चीज़ें, दीवारों पे शक्लें नज़र आ रही हैं या दीवारों से बातें कर रहा है, या आप उसको देख रहे हैं सेल्फ टॉक वो इतनी ज़्यादा कर रहा है कि उसको आसपास की बात सुनाई नहीं दे रही, कि पर्सन कीप्स टॉकिंग विद ओन सेल्फ, अपने आप से बातें करता जा रहा है, तो ये चीज़ सीवियर होती है। देन यू नीड टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो आपको मेडिसिन देते हैं और फिर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चला जाता है। ठीक। डॉक्टर, बेसिक वजूहात क्या होती हैं डिप्रेशन या एंजाइटी की? क्या ये वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ऐसा है, इस वजह से होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ लोगों का कहना है कि उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, या फिर पर्सनल लाइफ इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो बीइंग अ डॉक्टर मैं अगर आपसे पूछूँ तो आपके पास ज़्यादा केसेस अब तक किस हवाले से रिपोर्ट हुए हैं? मोस्ट कॉमनली तो इनिशियली तो स्ट्रेस और एंजाइटी से ही होता है, जिसको आप कॉमनली डिप्रेशन कहते हैं। आप मोस्टली कॉमनली लोग कहते भी कि मैं आज बड़ा डिप्रेस हूँ, या मुझे आज बहुत स्ट्रेस है वर्क एनवायरनमेंट, मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो बेसिकली समहाउ कुछ लोगों को अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन की कॉज भी पता नहीं होती, और एंजाइटी इज़ वरिंग अबाउट योर फ्यूचर। आपके अपकमिंग काम जो होते हैं अगर पेंडिंग में है तो ऑब्वियसली यू विल बी एंजाइयस, उसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। अब वो स्टूडेंट्स में एक लेवल आता है जब उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हों, जब उनका एक स्टडी प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम्स होने हैं, अब अपने पढ़ना ज़्यादा है, या उसका आपको स्टडी पैटर्न अगर आपने फॉलो नहीं किया है और आप
पूरे साल के एक सर्टेन टाइम में पढ़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा और वो एंजाइटी भी क्रिएट करेगा। ठीक। सेम हाउ अगर हम दूसरे वर्क एनवायरनमेंट पे देखते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। सही। अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट आपको बहुत टायर्ड कर देता है, आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने आप को टाइम दें, सोच सकें या कुछ फ्रेश फील सकें पूरे दिन में, तो आप एक वीक तक या 1 मंथ तक एक्सीड कर सकते हैं, यू कैन डू वर्क हार्ड। लेकिन उसके बाद फिर आप बायोलॉजिकली बहुत टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं और वो आपके बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है। सही। तो वो जो चीज़ है वो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एक कॉम्बिनेशन होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बंदे को सिर्फ स्ट्रेस ही है या उसको सिर्फ डिप्रेशन किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, उसके लिए मल्टीपर्पज़ हो सकते हैं, मल्टी रीजंस हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है या उसका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है। कुछ फैमिलीज़ का प्रेशर होता है कि आपकी फैमिली जो है वो स्टूडेंट्स को कहती है कि आपका ए ग्रेड ही आना चाहिए, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें। अब उस बच्चे के अंदर अगर कोई और क्रिएटिविटी है, उसकी थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो जिस तरीके से आपका एजुकेशन पैटर्न चल रहा है वो उस तरीके से उसको रट्टाफाई कर सके, तो फिर क्या होता है कि फिर वो बच्चे के लिए वो स्ट्रेस भी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है कि उसको एकेडमिकली भी वो वीक हो जाता है जी। फैमिली को भी वो आंसरेबल नहीं हो पाता क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ सकता, बिल्कुल पूरा नहीं करता। अब वो एक्सपेक्टेशंस प्लस एकेडमिक आपकी जो एक रेपुटेशन होती है वो मिक्स करके जो है वो उसमें इंसान जो है वो खुद ही अपने लिए एक ट्रबल क्रिएट कर लेता है और वो डेफिनेटली वो एक्सीड कर जाती है। तो इस सूरत में जिस तरह आपने स्टूडेंट्स की बात की है, इस सूरत में क्या ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एक स्टूडेंट जो है वो किसी और चीज़ में ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्म कर सकता है, या फिर स्टूडेंट को जो है वो अपनी ज़्यादा मेहनत करके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना दोनों को ही करना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली तो पूछा नहीं जाता, चाहे ना फैमिली को बताया जाता है कि व्हाट दे वांट टू डू या फिर क्या कर सकते हैं, और मोस्टली तो स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइन नहीं मिलती कि व्हाट दे आर केपेबल टू डू इन फ्यूचर। बिल्कुल। तो ज़्यादातर अगर हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, जो मैंने अब तक अभी काउंसलिंग में देखा है कि मोस्टली या तो डॉक्टर होना चाहिए या फिर आप इंजीनियर हो या फिर आपके पास बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। नहीं, लॉयर भी है इसमें एक। लॉयर तो आप किसी भी डॉक्टर बन के भी लॉयर बन सकते हैं, जैसे आज लोग एमबीए कर लेते हैं तो दे आर फ्रॉम अदर फील्ड, और फिर जाके एमबीए सब नहीं किया हुआ है तो फिर आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते। मींस ना पेरेंट्स एनालाइज करते हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, ना वो किसी से काउंसिल करते हैं, ना बच्चे के उस इंटरेस्ट को देखते हैं, ना पेरेंट्स ये देखते हैं कि किस फील्ड में स्कोप ज़्यादा है या किस फील्ड में वो अच्छा स्ट्रगल कर सकता है, अपनी अचीवमेंट गेन कर सकता है, उसका गोल ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए। बट गोल ओरिएंटेड तो होते हैं लेकिन दे डोंट नो कि वेयर इज सपोज टू डू गोल। सही। डॉक्टर, अगर ये बात की जाए कि किसी अगर ऑलरेडी कोई इंसान किसी बीमारी में जो है वो है ऑलरेडी, और उसमें डिप्रेशन के कितने % चांसेस होते हैं कि अगर उसको लाइक किसी भी तरह की बीमारी है तो उसको डिप्रेशन के कितने % चांसेस होते हैं? उसमें बहुत ज़्यादा % चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आपको बुखार हो जाए, और आप बुखार कोविड की मिसाल ले लें, अब जो सिम्टम्स कोविड के हैं वो नॉर्मल फीवर के भी, वो फ्लू के भी, हर बीमारी के सिंपल सिस्टम्स यही हैं कि उसको फीवर होगा, कॉफ होगी, बॉडी पेन होगा। तो अगर बंदा समझे कि मुझे सर दर्द हो गया, फ्लू हो गया और मुझे कोविड हो गया, तो उसका तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है जो उसको इसी बात पे कन्विंस करे कि आपको ये बीमारी हो गई है। बिल्कुल। तो या तो आप एक्सेप्ट करें और उसकी हीलिंग के लिए आप पॉजिटिवली सोचें, और अगर आपको लगेगा कि इसका एंड जो है वो मर जाना है या ख़त्म हो जाना है तो फिर उसको साइकोलॉजिकली आप वो बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है। मतलब अगर हम कोविड की सिचुएशन में भी देखें तो लोग बायोलॉजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ज़्यादा थे, वो सुनते ही थे नाम तो इतना डिस्टेंस क्रिएट करते थे। तो इट मीन्स कि डिजीज़ कोई भी हो उसके साथ फाइट करने के लिए आपका मेंटल सेटअप क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है कि मुझे बुखार हो गया तो ठीक है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेक मेडिसिन तो ठीक हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर पे भी ट्रस्ट करेंगे, डॉक्टर कह रहा है, हमारी सोसाइटी में तो ये है कि डॉक्टर अच्छी से अच्छी दवाई दें, तो इट मीन्स कि सिंपल मेडिकेशन या फिर खुद से सोचना और फिर उसको सर्च करके उससे घबरा जाना तो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा ऑब्वियसली। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट क्या है। माइंड सेट मीन्स कि आपका माइंड अपनी डिजीज़ को हीलिंग के लिए एक्सेप्ट करता है
कि वो ठीक हो जाएंगे। और अगर आप समझेंगे कि नहीं इसमें आगे प्रॉब्लम्स ही है, मुझे ये भी हो सकता है, मुझे ये भी हो सकता है, तो इट मीन्स कि देयर इज साइकोलॉजिकल जो कि आपकी फिर बायोलॉजिकल डिजीज़ को एक्सीड कर देता है। सही। डॉक्टर, अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात की जाए, अक्सर लोग जो है वो अपने वर्क प्लेस से थक के जब घर आते हैं या फिर मतलब डिफरेंट सोसाइटी के अपने रूल्स हैं जिनकी वजह से वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं, तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। कोई जो है वो ड्रग्स का यूज़ स्टार्ट कर देता है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है? इट्स ऑब्वियसली हार्मफुल। आपका बॉडी का एक सिस्टम है बायोलॉजिकली जो चलता है, लेकिन अगर आप देखिए एक्सरसाइज या योगा या ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम मोस्टली क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं थेरेपी के तौर पर, जो इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं, जो एक मिनिमम या लाइट थेरेपी जो होती है, बिकॉज ऑफ दैट कि दे हैव टू फील फ्रेश मेंटली। अब हमारी रूटीन में जो है ना ये चीज़ें नहीं हैं, मीन्स डाइट वी आर गोइंग फॉर जंक फूड, या फिर आते जाते काम करते के साथ ही हमने कुछ अपना खाना खाना है, कंप्लीट करना है अपने लंच, या डिनर बहुत लेट करते हैं, या ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है, योगा या एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि जब आप सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं तो उसका एक अलग पैटर्न होता है, वो अपने अलग पैटर्न से फंक्शन प्रोसेस करती है। सही। तो वो इनिशियली एक दो बार तो सही रह सकती है, लेकिन अगर कोई सिंपल पैनाडॉल ही ले रहा है पेन किलर के तौर पर, तो वो भी ड्रग्स में जा सकती है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी उस मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब वो एक्सेप्ट नहीं करी तो इट मीन्स यू विल गो फॉर हायर मेडिकेशन, तो वो बजाय प्रॉब्लम सॉल्व होने के वो बढ़ जाती है। सही। तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट गुड इन एनी केस। आप कोई अगर बहुत ज़्यादा सीवियर लॉन्ग टर्म के लिए हेडेक है या बॉडी पेन है, तो आपको किसी फिजिशियन से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसको एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। सही। और फिर आप बेहतर फील कर सकते हैं। ठीक। अगर डिप्रेशन के हवाले से बात किया जाए तो हमारी डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है डिप्रेशन में? इट हैज़ मेजर रोल। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट खाते हैं जो आपको मीन्स, उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जंक फूड है। ठीक। उसका डाइजेशन प्रोसेस भी लॉन्ग है। फिर आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, अगर आप वॉक नहीं करते हैं, आपके सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, आपके आउटडोर वर्क ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स सम हाउ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ डाइट। सही। तो अगर सिंपल वे में देखा जाए तो अगर हम सिंपल कॉमन रूल डाइट का रखें तो आपको सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए। दैट इज़ ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ, यस, आपकी डाइट के मुताबिक सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे वाइटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपको एक एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड होते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। तो आपको लाइट और मिक्स फ्रूट्स जो है वो डाइट्स लेनी चाहिए रेगुलर टाइप पे। बिल्कुल, डाइट का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डिप्रेशन या फिर मेंटल हेल्थ से। और हम लोग नाज़रीन आज बात मेंटल हेल्थ के हवाले से, और हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया कि क्या जो है वो अवॉइड करना चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, और इसके अलावा हमारी डाइट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्टूडेंट्स में जो एनजाइटी या डिप्रेशन वो क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसको किस तरह जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया। फर्दर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।